नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लियो स्टडी पे। दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके प्यार प्रेम और सपोर्ट की बदौलत आज आपका अपना YouTube चैनल लियो स्टडी 1.05 के सब्सक्राइबर पे पहुंच चुका है। आपका सहयोग आगे भी यूं ही बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम साइंस और मैथमेटिक्स का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई जाएगी और आप जुड़े रहिए हमारे साथ और नोट्स भी आप बनाते चलिए साथ साथ में। तो आज हम अपना साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पाचन तंत्र। देखिए, पाचन क्या होता है। पाचन भोजन की जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो बड़े साइज में होता है, आकार बड़ा होता है, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। मैं साथ साथ में नोट्स फॉर्मेट में लिखता चलता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। पाचन की प्रक्रिया है वो आहार नाल में संपन्न होती है। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है। आहार नाल में संपन्न होती है। देखिए, आहार नाल है, शाकाहारी जीवों में इनका आकार बड़ा होता है। आहार नाल का आकार शाकाहारी जीवों में बड़ा होता है, जबकि मांसाहारियों में छोटा होता है, क्योंकि शाकाहारी जीव है वो भोजन के रूप में घास का सेवन करते हैं, ठीक है, जबकि मांसाहारी मांस का सेवन करते हैं, ठीक है। घास के अंदर सेलुलोज होती है। सेलुलोज एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है जिसके पाचन हेतु ज्यादा सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। इसके कारण शाकाहारी जीवों के अंदर आहार नाल की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। शाकाहारी जीवों में आहार नाल की लंबाई मांसाहारियों की तुलना में ज्यादा होती है, क्योंकि शाकाहारी भोजन के रूप में सेलुलोज का सेवन करते हैं, जो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इतना आप एक बार नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट। जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसके पाचन हेतु अधिक सतही क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी कारण शाकाहारी जीवों की आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है। ये भी हम लिख लेते हैं कि आहार नाल की लंबाई
32 फीट और मीटर के अंदर लगभग 10 से 12 मीटर होती है। ठीक है, और ये जीवों के आकार पर निर्भर करती है। जीवों के आकार पर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखते हैं कि सबसे पहले हम भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, मतलब उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद उस पर पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन के बाद उसका स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है संग्रहण होता है। संग्रहण है ये भोजन का लीवर के अंदर होता है। उसके बाद जब भोजन का संग्रहण हो गया, उसके बाद जब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने के कारण एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हमारा शरीर कोई भी कार्य आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम भोजन का करते हैं अंतर्ग्रहण। ठीक है, अंतर्ग्रहण होने के बाद उसमें पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन के बाद स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण का मतलब होता है संग्रहण, और ये संग्रहण कहां होता है? लीवर में। उसके बाद ये O2 के संपर्क में आता है और हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। ठीक है, हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जिसके कारण कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि आहार नाल है, ये मुख गुहा से शुरू होकर गुदा तक होती है। ठीक है, और इसकी लंबाई होती है 10 से 12 मीटर या 32 फीट। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि आहार नाल के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो आहार नाल के प्रमुख भाग एवं पाचक ग्रंथियां। भाग कौन कौन से होते हैं? आहार नाल का प्रारंभ होता है मुख गुहा से। ठीक है, उसके बाद होती है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के बाद होती है ग्रसिका। उसके बाद आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, और इसके जो पाचक ग्रंथि होती है वो होती है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथि इत्यादि। ठीक है, इसके साथ हम इसको डायग्राम फॉर्म में भी समझते हैं कि इसका डायग्राम है, उसमें ये कहां स्थित होते हैं। इस प्रकार कुछ डायग्राम है, जिसके अंदर ठीक है, इसमें ये होती है मुख गुहा। ठीक है, यहां होती है ग्रसनी। ठीक है, यहां होती है ग्रसिका। ये होता है आमाशय, ये होता है अग्नाशय। अग्नाशय के बाद ये होती है यकृत। यहां से प्रारंभ होती है छोटी आंत, ये है बड़ी आंत। एक बड़ी आंत का भाग होता है सीकम, उससे अपेंडिक्स जुड़ी होती है, जो मानव का अवशेषीय अंग होता है। ये होता है मलाशय, जहां शरीर के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका संग्रहण होता है, और ये गुदा के द्वारा बाहर कर दिए जाते हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं।
अगला जो नेक्स्ट है वो हम शुरू करते हैं आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा। ठीक है, तो मुख गुहा के भी अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है दांत, उसके बाद है जीभ, उसके बाद में है लार ग्रंथियां, और नेक्स्ट है यूला, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में कागले भी बोलते हैं। ठीक है, दांत है। सबसे पहले हम दांतों के बारे में अध्ययन करते हैं। दांत देखिए दोस्तों, दांतों की कुछ इस प्रकार संरचना होती है, जिसके अंदर ये भाग होता है, ये होता है इनेमल, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, और ये CaCO3 और CaPO4 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होता है इनेमल। ये संरचना होती है, इसको बोलते हैं डेंटिन। जो दांतों की आंतरिक परत होती है वो डेंटिन से मिलकर बनी हुई होती है, और यहां जुड़ी हुई होती है तंत्रिका, जो कोई भी संवेदनाएं होती है उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है, वो करती है तंत्रिका। ठीक है, तो इनेमल है, ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग। ठीक है, ये किस से मिलकर बना होता है? CaCO3 और CaPO4 से निर्मित होता है। ठीक है, डेंटिन होता है, दांतों की आंतरिक संरचनाएं इससे बनी होती है, दांत की आंतरिक संरचना, उसको डेंटिन बोला जाता है। तंत्रिका ये होती है, ये संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करती है। का कार्य करती है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए कि दांतों का सबसे ये ऊपर वाला भाग होता है, कठोर भाग होता है, इसको इनेमल बोलते हैं, और ये CaCO3 और CaPO4 से मिलकर बना होता है। आंतरिक संरचना होती है वो डेंटिन की बनी हुई होती है, और इस साइड में यहाँ तंत्रिका होती है, जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है उनको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य है वो तंत्रिका ही करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि दांतों के कितने प्रकार है और किस किस आधार पे कितने कितने प्रकार के होते हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है दूध के दांत, दूसरा होता है वयस्क दांत। दूध के दांतों की संख्या होती है 20, जबकि वयस्क दांतों की संख्या होती है 32, जिसके अंदर 20 दांत होते हैं वो तो होते हैं अस्थायी, और 12 दांत होते हैं वो होते हैं स्थायी। ठीक है, तो इसमें पहला है दूध के दांत, ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 20, और सेकंड है वयस्क दांत। ठीक है, इनकी संख्या होती है 20 + 12 32। ठीक है, टोटल संख्या होती है इनकी 32, जिसके अंदर 20 होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं वयस्क दांत, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी दांतों की संख्या 20, अस्थायी की और स्थायी दांतों की संख्या होती है 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट है संरचना और कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। संरचना और कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। संरचना और कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार, ये होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, संरचना और कार्य के आधार पर दांतों के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है इंसाइजर, उसके बाद होता है केनाइन, उसके बाद होता है प्रीमोलर, और एक होता है मोलर। ठीक है, इंसाइजर दांतों का कार्य होता है चीरने का, काटने का कार्य होता है इंसाइजर दांतों का, जिसको कृदनक बोलते हैं।
उसके बाद होता है केनाइन। केनाइन दांतों का कार्य होता है चीरने फाड़ने का। और प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चवर्णक और मोलर को बोलते हैं चवर्णक। इनका कार्य होता है चबाना। ठीक है, फिर देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसाइजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। इसका अन्य नाम है कृदनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ठीक है, इनका कार्य होता है काटना। इंसाइजर दांत होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं। रदनक होते हैं या इनको केनाइन बोलते हैं, ये करते हैं चीरने फाड़ने का काम। और प्रीमोलर और मोलर, इन दोनों का कार्य होता है चबाना। ठीक है, ये करते हैं चबाने का कार्य। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कि दंत सूत्र वयस्क के अंदर अलग होता है जबकि बच्चों के अंदर अलग होता है। ठीक है, टोटल दांतों की संख्या 32 होती है वयस्क के अंदर। इसका सूत्र है 21-23 बटा 21-23 गुणा 2। ये होता है वयस्क में दंत सूत्र। ठीक है, ये होता है वयस्क का दंत सूत्र, जिसमें ये होते हैं, ये ऊपर वाले जबड़े के दांतों को बताते हैं और ये बताते हैं नीचे वाले जबड़े के दांतों को। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है तो देखिए, इसको 2 से गुणा करेंगे 4 ऊपर वाले जबड़े के अंदर, 4 नीचे वाले के अंदर। ठीक है, 8 ये होते हैं इंसाइजर। वयस्क के अंदर इंसाइजर दांतों की संख्या होती है 8। ठीक है, उसके बाद में होता है केनाइन। केनाइन दांतों की संख्या होती है 2 और 2 4। केनाइन दांतों की संख्या होती है 4। उसके बाद में आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर की संख्या होती है 4 और 4 8। प्रीमोलर दांतों की संख्या होती है 8। उसके बाद मोलर दांत 6 और 6 12। मोलर दांतों की संख्या होती है 12। टोटल कितने हो गए 32। ठीक है, तो वयस्क मनुष्य के अंदर टोटल दांतों की संख्या होती है 32, जिसमें इंसाइजर होते हैं वो 8, केनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर होते हैं 12। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम बच्चों के अंदर दंत सूत्र। बच्चों के अंदर दंत सूत्र। देखिए, बच्चों के अंदर जो दंत सूत्र होता है वो होता है 2102 बटा 2102 इंटू 2। ठीक है, देखिए दोस्तों, बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि वयस्क के अंदर प्रीमोलर दांत होते हैं और बच्चों के अंदर नहीं होते हैं। तो देखते हैं कि इंसाइजर दांतों की संख्या बच्चों में कितनी होती है। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए, 4 और 4 8। इंसाइजर दांतों की संख्या होती है 8। 2 2 4 ये होते हैं केनाइन। केनाइन दांतों की संख्या होती है 4। प्रीमोलर दांत होते हैं, ये बच्चों के अंदर अनुपस्थित होते हैं, इनकी संख्या होती है 0। ठीक है, और मोलर दांतों की संख्या होती है 4 और 4 8। कुल संख्या कितनी हुई 20। बच्चों के अंदर 20 ही दांत पाए जाते हैं जिनको दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों के अंदर प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। एक चूहा होता है अपने, उसके अंदर जो इंसाइजर दांत होते हैं वो उसकी स्थिति को नियंत्रण रखने के लिए वस्तुओं को कुतरता रहता है ताकि जो दांतों की साइज है वो ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, और जो हाथी के अंदर बाहर निकले हुए दांत होते हैं
वो इंसाइजर की दूसरी जोड़ी के दांत होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं। एक इनसाइड होते हैं, एक आउटसाइड होते हैं। तो जो आउटसाइड के दांत होते हैं वो इंसाइजर के दूसरी जोड़ी के दांत होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वो अपन मुख गुहा का दूसरा भाग लेते हैं, जीभ। ठीक है, जीभ है, ये मांसपेशियों से बनी एक संरचना होती है। मांसपेशियों से बनी संरचना होती है। ठीक है, जीभ मांसपेशियों से बनी हुई एक संरचना होती है। देखते हैं जीभ इस प्रकार की बनी हुई होती है। इस प्रकार की जीभ होती है। ठीक है, अब हम इसका नामकरण करते हैं। ये होती है हायोड ग्रंथि। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो हमारे कुत्ता होता है, कुत्ते की जीभ बाहर लटकी हुई होती है। तो उस जीभ का बाहर लटकने का कारण क्या है कि मानव के अंदर जीभ और जो हायोड ग्रंथि होती है ये दोनों जुड़ी हुई होती है फ्रेनुलम से। मनुष्य में ये गैप होता है, जीभ और हायोड ग्रंथि के बीच ये कम होता है, जबकि कुत्ते के अंदर जीभ और हायोड ग्रंथि के बीच ये अंतर ज्यादा होता है, जिसके कारण उसकी जीभ है वो बाहर की तरफ लटकती रहती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जीभ के जो ये आगे का भाग होता है ये हमें मीठा स्वाद देता है। जीभ के अंदर लगभग 10-12 हजार स्वाद कलिकाएं होती है जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे ही स्वाद कलिकाओं की संख्या कम होती है, जिसके कारण हम काफी उम्र में होने के बाद स्वाद का पता नहीं लगा पाते। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे का भाग होता है वो मीठे का ज्ञान करवाता है। थोड़ा सा पीछे ये हमें करवाता है खट्टे भाग का। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, ये करवाता है नमकीन भाग का, स्वाद का ज्ञान करवाता है। जबकि जो जीभ का बीच वाला भाग होता है ये होता है स्वादहीन। ये हमें किसी भी प्रकार का कोई स्वाद के बारे में ज्ञान नहीं देता है। ठीक है, अगर भाग बेटा ये पीछे का भाग है ये हमें खट्टा बताता है, ये नमकीन देता है, और बीच वाला भाग ये स्वादहीन होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जीभ का क्या कार्य होता है। जीभ के कार्य देखते हैं। जीभ है ये हमें स्वाद का ज्ञान करवाती है। स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है, हमारे बोलने में सहायक होती है, और ये हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज सामग्री हो उसकी स्वाद के बारे में हमें उसका टेस्ट बताती है। ठीक है, दूसरा है बोलने में सहायक। ठीक है, अगर भाग मीठे का ज्ञान करवाता है, पश्च भाग खट्टे का ज्ञान करवाता है, और बीच का भाग होता है ये स्वादहीन होता है। ठीक है, आप एक बार नोट डाउन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। उसके बाद में जीभ के बाद मुख गुहा का तीसरा भाग होता है जिसको हम बोलते हैं यूला। ठीक है, सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको हम कागले भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है, ये भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलता है। इसका कार्य क्या है, ये भोजन को मुख गुहा से ग्रसनी में धकेलता है। ठीक है, और दोस्तों अगर इस यूला का आकार बढ़ जाता है तो उसके कारण हमें खराटे आने शुरू हो जाते हैं। जितना ज्यादा आकार बढ़ेगा उतने ही ज्यादा हमारे को खराटे आएंगे। ठीक है, तो यूला का आकार बढ़ने से
खराटे आते हैं। ठीक है, इसके एक तो कार्य होता है और एक इसका आकार बढ़ने से खराटे ज्यादा आते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं जो इसका अगला पार्ट है, वो है लाल ग्रंथियां। देखिए दोस्तों, लाल ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। एक होती है पेरोटिड, एक सबलिंगुअल और एक होती है सबमैक्सिलरी। ठीक है, तो दोस्तों सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी और पेरोटिड का आकार होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पेरोटिड, और वो सर्प के अंदर विष ग्रंथि का कार्य करती है। पेरोटिड जो लाल ग्रंथि होती है वो सर्प के अंदर विष ग्रंथि का कार्य करती है। इनकी संख्या होती है, देखते 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है पेरोटिड, सबलिंगुअल, एक होती है सबमैक्सिलरी। ठीक है, इनकी संख्या है वो होती है एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब होता है 2। सबलिंगुअल भी एक जोड़ी होती है और सबमैक्सिलरी भी एक जोड़ी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पेरोटिड, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है पेरोटिड। नोट लगा के हमें ठीक नोट करते हैं कि जो पेरोटिड लाल ग्रंथि होती है, पेरोटिड लाल ग्रंथि सर्प में विष ग्रंथि का कार्य करती है। ठीक है, पेरोटिड लाल ग्रंथि सर्प में विष ग्रंथि का कार्य करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो लाल है इसका पीएच कितना होता है। पीएच होता है 6.8। लाल का पीएच होता है 6.8। ये हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, लाल है ये हल्की अम्लीय होती है और इसका पीएच होता है 6.8। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि लाल में एंजाइम पाए जाते हैं। वो एंजाइमों का क्या कार्य होता है, जैसे लाल के अंदर टाइलिन एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, तो इनका क्या कार्य होता है। ठीक है, लाल में एंजाइम, तो लाल में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और एक होता है टाइलिन। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या क्या कार्य होता है, एक बार इसका नोट कीजिए। तो देखिए, लाल में 2 एंजाइम होते हैं, एक लाइसोजाइम होता है और एक टाइलिन होता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम है, सबसे पहले हम टाइलिन को लेते हैं। टाइलिन, ये टाइलिन एंजाइम है, ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, स्टार्च को माल्टोज के अंदर बदलता है। ठीक है, टाइलिन एंजाइम की उपस्थिति होती है यहाँ पे, जिसके फलस्वरूप माल्टोज के अंदर ये कन्वर्ट होता है। देखिए स्टार्च है, ये एक स्वादहीन होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में चावल, और माल्टोज का उदाहरण है गन्ना। ठीक है, टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है कि ये स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, स्टार्च स्वादहीन होता है, उदाहरण के लिए गन्ना, और माल्टोज होता है, ये होता है जिसका उदाहरण है गन्ना, और जबकि स्टार्च का उदाहरण होता है चावल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम होता है, इसका कार्य होता है कि जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी हुई होती है,
पेप्टिडोग्लाइकेन, इसको ये गला देता है और जीवाणु को नष्ट करता है। जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम का क्या कार्य होता है? ये जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन को गला देता है और जीवाणु को नष्ट करता है, ठीक है। ये कार्य होता है लाइसोजाइम एंजाइम का, ठीक है। इसके बाद हम लार का सामान्य जो परिचय है वो मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूं कि लार है, इसका पीएच होता है 6.8, हल्का अम्लीय, ठीक है। दोस्तों लार के अंदर 98 से 99% तक जल होता है, ठीक है। 1 से 2% मात्रा में इसमें लार एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा है, एक टायरिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है, ठीक है। ये हमने आज लार तक मुख गुहा का एक बार कंप्लीट किया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु कि मुख गुहा के अंदर भोजन को क्या कहते हैं। दोस्तों मुख गुहा के अंदर भोजन को बोलस कहा जाता है। मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता है, ठीक है। मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि भोजन का पाचन है वो आहार नाल में होता है। आहार नाल के हमने जो पहला भाग है मुख गुहा, उसके अंदर दांत, जीभ, यूला और लार ग्रंथियों के बारे में जाना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मुख गुहा में भोजन को क्या कहते हैं, तो मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये मुख गुहा से आगे जाता है ग्रसनी के अंदर। भोजन है मुख गुहा के बाद ग्रसनी के अंदर जाता है। इसके बाद की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।